कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं एम के सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। सारे क्वेश्चंस जो भी इस वीडियो में मैं करवाऊंगा आपको एक एक बारी बारी से हम करेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको सिर्फ लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। हमें एक सर्कल दे रखा है और एक सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एक चतुर्भुज हमें दे रखा है। ये गिवन है फिगर में, हमें बुक में गिवन है ये फिगर, ये डायग्राम हमें गिवन है। हमें इसमें प्रूफ करना है कि AB प्लस CD यानी AB और CD को हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वो किसके इक्वल होगा? BC प्लस AD के। ठीक है, कैसे करना है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में हमें लिखना है, सबसे पहले गिवन हम लोग लिखते हैं। गिवन में देखो क्या लिखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये लिख दो कि ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, गिवन है हमें ये। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ को हमें एक बार फिर से लिखना है। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, थोड़ा सा हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना है और थोड़ा सा हमें दिमाग इसमें लगाना है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी इसकी कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक पॉइंट है हमारे पास, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग। बाकी पॉइंट ABCD जिस तरीके से हमें A के लिए अप्लाई करनी है चीज़ें, वैसे बाकी तीनों पॉइंट्स के लिए भी करनी है। तो एक पॉइंट्स को हम ध्यान से समझेंगे, बाकी तीनों पॉइंट्स का ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे A एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास, एक बाहरी बिंदु है और हम लोग जानते हैं कि बाहरी बिंदु से कोई भी बिंदु P बाहर है, उससे कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? दो स्पर्श रेखाएं हम लोग बना सकते हैं। कोई बाहर बिंदु है और हमने थ्योरम 10.2 की थी कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती है वो लेंथ में क्या होती है? इक्वल। यानी कि PA इक्वल होती है किसके? PA इक्वल होती है PB के। ये हमने किया है 10.2 थ्योरम में। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो A एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई बाहर का कोई बिंदु है A, यहाँ से AP एक टेंजेंट है, एक स्पर्श रेखा है, और AS भी क्या है? एक स्पर्श रेखा। दोनों क्या होंगी? इक्वल। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो सिंस AP इज इक्वल्स टू क्या होगा? AS होगा। ठीक है, अब देखो हमने पॉइंट A को मानकर पहले पॉइंट A लिया और यहाँ से लिख दिया AP इज इक्वल्स टू AC। इसी तरीके से हम लोग B पॉइंट लेकर AP इज इक्वल्स टू BQ लिख देंगे। ठीक है, सभी चारों पॉइंट हम लेकर बारी बारी से इस तरीके से हमें रिजल्ट लिखना है और चारों का रीज़न हम लोग एक ही साथ लिख देंगे। ठीक है, हर एक में रीज़न आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चारों का रीज़न हम एक साथ लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हम मन मर्जी चाहें ऐसे नहीं लिख सकते कि किसी को भी उठाकर BP इज इक्वल्स टू BQ लिख दिया। वैसे तो इक्वल होते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना है बस। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो जब हमने पहला पॉइंट लिया, पहला पॉइंट आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। कोई भी एक पॉइंट लेकर AP को पहले लिख दो या फिर बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। AS को पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन
जो आपने पहले पॉइंट लिया है उस पॉइंट से जो 2 टेंजेंट आपने लिखी है, बाकी की सारी जो चीज़ें हैं यानी कि सारी जो टेंजेंट्स इक्वल हम दिखाएंगे वो इसको फॉलो करते हुए दिखाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिखेंगे। क्या ध्यान में रखना है, देखो मैं यहाँ पे बी पॉइंट ले रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे बी पॉइंट लूँगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बी क्यू इक्वल होगा किसके, बी पी के। लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, क्योंकि इक्वल टेंजेंट्स हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब बी क्यू पहले लिखूँ या बी पी पहले लिखूँ, यही थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, किसको पहले लिखना है, बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें समझने का। बी क्यू को पहले लिखें या बी पी को पहले लिखें, तो देखो ये डिपेंड करेगा आपके इस पे, आपने यहाँ पर क्या लिखा है ये इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो हमने पहले क्या लिखा है, ए पी, ए पी हमने पहले लिखा है और एस आपने बाद में लिखा है, तो ए पी यहाँ से उठाओ और ए पी का, ए पी देखो कौन सी साइड का एक पार्ट है। ए पी अगर हम लोग देखें तो ए बी का एक पार्ट है, ए बी का एक भाग है कौन, ए पी, और ए पी को हमने पहले लिखा है तो ए बी का एक भाग है कौन, ए पी, और ए बी का दूसरा भाग कौन है, बी पी। जब एक भाग पहले आया है, एक पार्ट ए बी का एक पार्ट पहले आया है, तो ए बी का दूसरा पार्ट भी कहाँ आएगा, पहले आएगा। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, यानी कि ए पी अगर आपने पहले लिख दिया तो ए बी का दूसरा पार्ट आपका बी पी है, वो भी कहाँ आएगा, पहले, यानी कि बी पी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, बी क्यू लिखेंगे। बस यही समझाना था मेरे को, आगे बस यही फॉलो करना है हमें। यहाँ देखो सी क्यू, सी पॉइंट लेकर हम लोग लिख सकते हैं सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर। किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें ये डिपेंड करेगा इस पर। देखो अभी अभी हमने लिया है बी क्यू, एक पार्ट लिया है, बी सी का एक पार्ट हमने ले लिया बी क्यू, ये रहा बी क्यू हमारा बाद में आया है, और बी सी का दूसरा पार्ट कौन सा है, सी क्यू, तो सी क्यू भी कहाँ आएगा, बाद में आएगा। सी क्यू दूसरा पार्ट कौन सा बचा, सी से सी आर, तो सी आर क्या आएगा, कहाँ आएगा, पहले आएगा, तो सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू। ऐसे ही हमें डी के लिए फॉलो करना है। यहाँ पे देखो सी आर जो हमारा है वो पहले है, जो कि सी डी का एक पार्ट है, तो डी आर बी सी डी का एक पार्ट है, तो डी आर, जब सी आर पहले आया है तो डी आर भी कहाँ आएगा, पहले, तो डी आर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे। बस यही ध्यान रखना था थोड़ा सा, यही इसी चीज़ पर आपको समझने पर फोकस करना है, बाकी बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो क्या करना है हमें, इसका रीज़न हमें ज़रूर लिखना है। रीज़न क्या लिखेंगे, क्यों लिखा हमने ये सारी चीज़ें, रीज़न बस आपको ये लिखना है कि ये सारी की सारी क्या है, इक्वल टेंजेंट्स है, इक्वल टेंजेंट्स, ठीक है। इक्वल टेंजेंट्स यानी कि बराबर स्पर्श रेखाएं हैं, हिंदी में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो यहाँ पे देखो हर एक को हम इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन फोर्थ। हर एक को हमने इक्वेशन नाम दे दिया 1 से लेकर 4 तक। यहाँ देखो हम क्या करेंगे, एडिंग, अब सारी इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे, देखो इक्वेशन का ऐड करने का रूल आप लोगों को पता है, एलएचएस वाले जो पार्ट होते हैं इक्वेशन के वो एलएचएस में ही ऐड होते हैं और आरएचएस वाले पार्ट आरएचएस में ही ऐड होते हैं। तो यहाँ पे एपी बीपी क्या होगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू, इधर क्या चलेगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। बस हो गया काम, बहुत इजी है, अब डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब थोड़ा सा हमें ये चीज़ देखनी है कि किन किन को मिलाकर हमारा कंप्लीट साइड बनती है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें ए बी किस किस का पार्ट है, ए बी के पार्ट कौन कौन है, ए पी और बी पी, तो ए पी और बी पी को एक साथ लिख दो, यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा ए पी प्लस बी पी को एक साथ ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूँगा। अच्छा
ए बी के सामने वाली साइड कौन सी है, सी डी। सी डी के पार्ट कौन है, सी आर और डी आर, ये दोनों एक साथ हैं तो मैं एक साथ लिख दूंगा इसको ब्रैकेट में, पहले से एक साथ है तो मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा इसको, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बाकी कौन सी साइड बची है हमारे पास, बी सी। बी सी के दो पार्ट है हमारे पास, बी क्यू और सी क्यू, दोनों को एक साथ लिख दो, बी क्यू और सी क्यू को, बी क्यू प्लस सी क्यू ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस बाकी कौन बचा हमारे पास, ए एस और डी एस, जो कि किसके पार्ट हैं, ए डी के पार्ट है, ठीक है। यहाँ देखो दिस इम्प्लाइज ए पी प्लस बी पी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ए बी मिल जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, प्लस सी आर और डी आर को जब हम ऐड करेंगे तो कंप्लीट हमें क्या मिल जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू प्लस सी क्यू को जब मिलाएंगे तो पूरा कंप्लीट क्या मिलेगा हमें, बी सी प्लस ए एस और डी एस को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ए डी। यही हमें प्रूफ करना था, देखो प्रूफ में यही हमें करना था, एच पी हैंस प्रूव्ड, हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस यही चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी थी, किसको पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है। एक ही साइड का कोई एक पार्ट अगर पहले आ रहा है तो उसी साइड का दूसरा पार्ट भी पहले आएगा, बस ये ध्यान रखना है। एक किसी साइड का कोई एक पार्ट बाद में आ रहा है तो उसका दूसरा पार्ट भी बाद में आएगा, बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन से इजी और कोई भी क्वेश्चन नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 2024-25 के जो एग्ज़ाम लगेंगे, अब जो जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा हमारा, उसमें नेक्स्ट ईयर जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम लगेगा उसमें ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि 95% आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर 10.13। हमें डायग्राम दे रखा है बुक में ये वाला, इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। हमारे पास एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो लाइन्स हैं, दोनों क्या हैं, पैरेलल है, और दोनों जो लाइन्स है हमारे पास वो दोनों टेंजेंट है। एक्स वाई भी टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है दोनों, और पैरेलल भी है, समांतर हैं दोनों। आगे देखो, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है हमारे पास, एंड अनोदर टेंजेंट, एक अनोदर टेंजेंट ए बी है हमारे पास, एक और ए बी टेंजेंट है, एक और ए बी स्पर्श रेखा है हमारे पास। आगे देखिए, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी, किसका, ए बी का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी है। एक्स डैश वाई डैश का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, क्यू है, और एक्स वाई का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पी है। आगे देखिए, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई जो है वो ए पर इंटरसेक्ट करती है। एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई ये रहा, एक्स वाई को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ए पर, कौन, ये टेंजेंट ए बी ए पर इंटरसेक्ट करती है, एंड एक्स डैश वाई डैश को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, बी पर। बस ये चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, मतलब डायग्राम दे रखा है, कुछ भी नहीं आपको करना है इसमें, बस ये ध्यान रखो कि दे क्या रखा है। हमें दो टेंजेंट, तीन टेंजेंट दे रखी है, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और ए बी, ठीक है। उसके बाद में हमें प्रूफ क्या करना है वो देखो तुम, तो प्रूफ हमें करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कहाँ है, ए ओ बी, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, या फिर थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखो बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो फिर इसमें से आ सकता है, ठीक है। बाकी तो ज़्यादा बड़ा 3 नंबर का नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, या तो 4 नंबर का ही बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है हमें, देखो एक्स वाई पैरेलल है किसके, एक्स डैश वाई डैश की, एंड और क्या है हमारे पास, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी,
तीनों क्या है हमारे पास, तीनों टेंजेंट्स हैं, आर टेंजेंट्स, ठीक है। तीनों हमारे पास स्पर्श रेखाएं हैं। एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, और एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश और ए बी तीनों क्या है हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ओ सॉरी स्पर्श रेखाएं हैं। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ लिखो। प्रूफ हमें साफ साफ उसने दे रखा है कि एंगल ए ओ बी हमें दिखाना है 90 डिग्री। अब स्टार्ट करते हैं कैसे करें इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे कि हम ओ को सी से मिलाएंगे, ओ को सी से ज्वाइन करना है, हमें मिलाना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दो। हमने क्या की कंस्ट्रक्शन, रचना हमने कर दी कंस्ट्रक्शन, रचना हमने की कि ज्वाइन, ज्वाइन किसको किया, ज्वाइन ओ सी, बस इतना हमें लिखना है। रचना में हमें लिखना है कि ओ सी को मिलाया हिंदी में। अच्छा आगे देखो, देखो यहाँ पे हमें एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। कैसे हो सकता है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। ये जो एंगल ए ओ बी आ रहा है ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल में आ रहा है। ये ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है पूरा। अगर इसके बाकी के दो एंगल्स का सम हम 90 दिखा दें तो सिंपल सी बात है कि बाकी का एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी कि अगर मैं इस एंगल को और इस वाले एंगल को दोनों को 90 डिग्री दिखा दें, मतलब इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, दोनों का सम, दोनों को जोड़कर इस वाले एंगल को हम 1 नाम दे देते हैं, ये 2 हो गया, इसको हम 3 नाम दे देते हैं, ये 4 हो गया। यानी कि अगर 1 + 3 एंगल 1 + एंगल 3 को हम कितना दिखा दें, 90 दिखा दें, तो सिंपल सी बात है बचेगा एक एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 2 एंगल्स का सम 90 हो गया तो तीसरे एंगल्स का सम ऑटोमेटिक 90 आएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हमें सबसे पहले ये करना है कि एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 3 को 90 डिग्री हमें दिखाना है, ये प्रूफ करना है। पहले कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने इसको एंगल फर्स्ट नाम दिया, इसको 2, 3 और 4। देखो पहला हमारा काम, टारगेट ये रहेगा कि हम एंगल फर्स्ट को और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ करेंगे। एंगल फर्स्ट और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ करने का क्या तरीका है, हमारे पास 2 ट्राइंगल यहाँ पे है, ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA। कोई भी इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, सर्वांगसम प्रूफ करेंगे, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो CP/CT से हम लोग एंगल फर्स्ट = एंगल 2 दिखा देंगे। सिमिलरली करके हम डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल 4 और एंगल 3 भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल OQB और ट्राइंगल OCB दोनों को जब हम, जिस तरीके से हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, सेम डिक्टो पैटर्न से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हम दूसरे वाले में करेंगे नहीं, डायरेक्ट सिमिलरली करके हम लोग लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये मैंने आपको समझाया है। स्टार्ट करते हैं कैसे करना है, समझ में नहीं आए तो अब देखो ध्यान से। देखो हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल लेने हैं, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हमें लेना है ACO, ठीक है। दोनों ट्राइंगल हमने लिए और दोनों ट्राइंगल लेने के बाद में हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करेंगे, देखो क्या क्या इक्वल हो सकता है यहाँ पे, देखो ध्यान से। इस APO में OP = क्या है, OC। OP इक्वल होगा या फिर PO इक्वल होगा किसके, CO के। रीज़न क्या लिखेंगे, क्या है इसका रीज़न, अरे दोनों एक ही सर्कल की तो रेडियस है, तो सेम रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही त्रिभुज, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों, OC और OP। वृत्त की त्रिज्याएं तो है, इसमें इतना सोचना क्या है। तो इसमें रीज़न लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ
सेम सर्कल, ये सर्कल का साइन है। आगे देखो और क्या इक्वल है, एओ एओ दोनों में कॉमन है, एओ इज इक्वल्स टू एओ, ये क्या है कॉमन, उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है। इसमें लिख देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसमें उभयनिष्ठ लिख देंगे। आगे देखो और क्या इक्वल है, देखो AP इक्वल होगा AC के, क्यों, इक्वल टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट AC सर्कल पर 2 टेंजेंट आ रही है, तो AP इक्वल हो गया किसके, AC के। रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल टेंजेंट्स, इक्वल टेंजेंट्स हो गई, बराबर क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं, ठीक है। दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल APO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACO के, कौन से रूल से, SSS कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। SSS कॉन्ग्रेंसी रूल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अतः हम लोग कह देंगे कि दिस एम्प्लाइज एंगल फर्स्ट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सेकंड के। पहले इसका एंगल ले लेते हैं APO का, तो एंगल सेकंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल फर्स्ट, और रीजन क्या लिख देंगे, CPCT बाय CPCT। CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जानते हैं हम लोग, 6th चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के आए। अब देखो हमने एंगल 2 को इक्वल दिखा दिया एंगल फर्स्ट के, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। सिमिलरली हम एज इट इज़ डिक्टो ट्राइंगल OQB और ट्राइंगल OCB लेकर दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं, और दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो हम कह देंगे कि एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। लेकिन हमें यहाँ पर करना नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे सिमिलरली, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। बस ये काम हो गया हमारा। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे अगर आपको ध्यान से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा है तो आपको एक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि ये हमारे पास ट्रांसवर्सल होती है, हमारे पास ये तिर्यक रेखा होती है, हिंदी में तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा में ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। ये M और ये N, ये L ट्रांसवर्सल है तो M पैरेलल होती है N की, ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो लाइंस पैरेलल होती है, और दो लाइंस पैरेलल होती है तो दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अपोजिट कर सकते हैं दोनों का। अगर दो लाइंस पैरेलल दें तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका और इसका सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। इसको एंगल फर्स्ट और इसको 2 नाम दिया तो एंगल फर्स्ट इक्वल हो जाएगा किसके, वो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 के। क्यों होगा, सिंस M पैरेलल है N के। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हमें ये गिवन है, ये वाला हमें गिवन है कि एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, तो हम सिंप्लाइज करके ये लिख सकते हैं कि M पैरेलल है N के। अपोजिट है दोनों चीज़ एक दूसरे के अपोजिट है, कि अगर हमें ये गिवन है तो ऐसा लिख सकते हैं और ये गिवन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या था, हमें ये गिवन था, हमने ये किसी तरीके से लाए थे ये और फिर ये प्रूफ कर दिया था हमने, ठीक है, ये किसी तरीके से निकाला था और ये फिर ये प्रूफ कर दिया था। यहाँ पे हमें ये गिवन है, पैरेलल लाइंस गिवन है, देखो ध्यान से, एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, देखो यहाँ पे ये दे रखा है हमें। और ट्रांसवर्सल कौन है, ए बी ट्रांसवर्सल है हमारे पास, ए बी ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। तो सबको भूल जाओ तुम लोग, ट्रांसवर्सल को एक्सटेंड करो आगे की ओर, बढ़ाओ इसको, तो ये वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल बन रहा है ये, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल बन रहा है ये, दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि पैरेलल है। ये दिखाए तो है मैंने प्रॉपर्टी आपको। तो एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, तो हम लोग इस वाले एंगल पूरे कंप्लीट को और इसका सम 180 दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो बस यही मेरे को समझाना था इसमें आपको। देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कि सिंस
सेंस करके हम लोग लिखेंगे कि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, ठीक है, एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ए बी इज ए ट्रांसवर्सल। हिंदी में क्या लिखना है कि एक्स डैश एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के और ए बी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास कि एंगल, कौन कौन से एंगल, एंगल पी ए और सी लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल पी ए सी प्लस एंगल कौन सा, एंगल अरे कौन सा, हाँ क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी, दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और रीज़न क्या लिख देंगे, ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, ये हमने लिख दिया। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल पी ए सी, देखो एंगल पी ए सी के दो टुकड़े हैं, दो पार्ट हैं, एंगल फर्स्ट और एंगल टू को हम मिलाकर कंप्लीट एंगल पी ए सी बनता है। तो एंगल पी ए सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एंगल फर्स्ट प्लस एंगल टू प्लस एंगल क्यू बी सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना 180। यहाँ तक समझ में आया क्या, समझ में आया होगा। देखो आगे देखो क्या करना है हमें, यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो हमें एक्चुअल में करना क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एंगल 3 और एंगल 1, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 3 को हमें 90 दिखाना है, तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल 180 हो जाए, 90 हो जाएगा। तो हमें मतलब 1 और 3 से है, हमारे लिए 2 और 4 किसी भी काम का नहीं है। तो 2 की जगह किसी तरीके से 1 या 3 में से कोई आना चाहिए और 4 की जगह भी किसी में से 1 और 3 दोनों में से कोई आना चाहिए एक। 2 और 4 हमारा किसी भी काम का नहीं है। तो देखो ध्यान से, एंगल फर्स्ट एज इट इज़ हमें रखना है क्योंकि ये हमारे काम आएगा, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो अभी अभी हमने प्रूफ करके आए हैं सीपीसीटी से, एंगल 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं एंगल फर्स्ट, तो एंगल 2 की जगह हमने लिखा एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 4 भी हमारे किसी काम का नहीं है, एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं एंगल 3 क्योंकि इक्वल है दोनों, प्लस एंगल 3 हमारे काम का है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे इज इक्वल्स टू 180। कहाँ से लिखा हमने ये लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से। यहाँ देखो एंगल फर्स्ट 1 एंगल फर्स्ट और 1 एंगल फर्स्ट, कितने एंगल हो गए 2 एंगल फर्स्ट हो गए, दोनों को ऐड किया तो 2 एंगल फर्स्ट प्लस 1 एंगल 3 और 1 एंगल 3 कितना हो गया 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे देखो 2 बाहर आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल क्या बचा हमारे पास अंदर एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। 2 से 180 90 टाइम्स कट गया, दिस एम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 90। यही हमें लाना था। देखो इसके लिए ये सारे रामायण की अपन ने, ये हमें लाना था, उसके लिए इतना सारा सब कुछ किया है, ये आ गया तो ये आसानी से हम प्रूफ कर देंगे। अब देखो कैसे करना है। अब हमें लास्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत छोटा सा अब सॉल्यूशन बच रहा है इसका। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। यहाँ पे देखो एंगल ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ट्राइंगल AOB में एंगल्स की प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल AOB, ठीक है। AOB में क्या होगा एंगल फर्स्ट प्लस एंगल 3 प्लस एंगल कौन सा ये वाला, इसको क्या बोलेंगे एंगल AOB, एंगल AOB तीनों का सम कितना होगा 180। रीज़न क्या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। आगे देखो, दिस एम्प्लाइज एंगल फर्स्ट और एंगल 3 का सम कितना है, 90 के इक्वल है। 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180। कहाँ से लिखा हमने ये, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से हमने ये लिखा है 90 डिग्री। ठीक है, ये उधर जाएगा तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, 90 डिग्री। बस यही हमें करना था। इजी, वैसे लग तो रहा नहीं है ये इजी, लेकिन देखो इजी है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, सारी चीज़ें आपकी पीछे की अच्छे से कवर कर रखी है आपने, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बस हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दो एंगल्स को इक्वल CPCT से किया, और जिस ट्राइंगल का एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, उसके दो बाकी के दो ट्राइंगल को हमने, दो ट्राइंगल का सम हमने 90 दिखाया और हमारा काम हो गया फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो एक बार रिमाइंड पीछे करके बैक करके वीडियो को देख लो, कोई बात नहीं है ना। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लो P है, इस पॉइंट P से दो हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, उनके बीच का जो एंगल होता है, उसके बीच का, दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है, ये आगे पढ़ो क्या है, सर्कल इज सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री होता है, हिंदी में सप्लीमेंट्री को संपूरक बोलते हैं। सप्लीमेंट्री होता है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। किसके सप्लीमेंट्री होता है ये, कि इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास, इन टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनके द्वारा जो सेंटर में एंगल बनेगा, इनके द्वारा, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के द्वारा जो सेंटर में लाइन सेगमेंट, सेंटर पर लाइन सेगमेंट खींचने से जो एंगल बनेगा, इसका सप्लीमेंट्री होता है। यानी कि इस एंगल और इस एंगल को हमें सप्लीमेंट्री दिखाना है कि एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट्री है। अब दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री कैसे दिखाते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री का मतलब आपको पता होना चाहिए पहले। देखो, दो प्रकार के हमारे पास एंगल्स होते हैं, एक तो सप्लीमेंट्री और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, हिंदी में संपूरक और पूरक। ठीक है, संपूरक कौन होते हैं, जिनका सम 180 हो, सम क्या हो 180, और जिनका सम, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण होंगे, और दो एंगल्स का सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। यानी कि हमें इस एंगल और इस एंगल को 180 दिखा दें, दोनों का सम 180 दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो स्टार्ट करते हैं। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चों ने ज़्यादातर गलत किया है इसको। देखो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। कोई हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के बाहर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है A, इससे दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, दो स्पर्श रेखाएं हम लोग बना रहे हैं। टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है, जो रेखाखंड है, इनके बीच का ये एंगल, इस एंगल का सप्लीमेंट्री होता है। नाम दे देते हैं, ये A, ये B। अच्छा, A तो नाम दे दिया ना इधर, तो इसको P नाम दे दो, ये B हो गया हमारे पास, और ये सेंटर O हो गया। हमें एंगल P प्लस एंगल O 90 डिग्री 180 डिग्री दिखाना है। अगर एंगल P और एंगल O को 180 डिग्री दिखा दिया हमने तो कह देंगे कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले कैसे दिखाएंगे, यहाँ देखो ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा। स्टार्ट करते हैं। गिवन में देखो, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास
PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स हमारे पास, ठीक है। PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। अच्छा, प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव हमें सिद्ध करना है कि एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 दिखा देंगे तो दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इतना इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पहले हमें एंगल P और एंगल B को 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। करके आए हम लोग पहले ऐसा। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये बहुत बार हमने रीजन लिखा है, ठीक है, कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबवत होती है। हिंदी में लिखना है। आगे देखो, अब हमने दोनों एंगल्स को 90 दिखा दिया, एंगल फर्स्ट और एंगल B को, एंगल A और एंगल B को हमने 90 डिग्री दिखा दिया, दोनों 90 है। ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें तो AOBP एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 होगा। चतुर्भुज के कोणयोग गुणधर्म क्या है? चतुर्भुज का कोणयोग गुणधर्म है कि चारों एंगल्स का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो करेंगे हम लोग, सिंस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू कितना होगा? 360 होगा। और रीज़न क्या लिख देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये रीजन हमने लिख दिया चतुर्भुज के कोणयोग गुणधर्म से। दिस इम्प्लाइज एंगल O 90 है, एंगल A 90 है, एंगल O प्लस एंगल B भी हमारे पास 90 है, एंगल P हमें नहीं पता, ये तो करना है हमें 360। 90 90 180 हो गया, तो 180 प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 360। 180 उधर जाके माइनस का होके माइनस हो जाएगा, उसमें से जाके एंगल पहले P लिख देते हैं, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180। तो दिस इम्प्लाइज एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180। यही हमें दिखाना था। हैंस करके हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस क्या है ये, बस इतना बड़ा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप तो ये लिख दो HP, ठीक है। एंगल P और एंगल O का सम हमने 180 दिखा दिया, अतः एंगल P एंगल O का क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इतना बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आया था इस बार, रिपीट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन कर लो सभी बच्चे। तो चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। हमें एक सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, उसको पैरेललोग्राम कहते हैं हम लोग। समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको समांतर चतुर्भुज हम लोग कहेंगे। ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये पैरेललोग्राम है। हमें इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है, और ये पैरेललोग्राम सर्कल के चारों ओर बना हुआ है। सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब है सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है। हमें इसको प्रूफ करना है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? देखो, पैरेललोग्राम हमें गिवन है, इसमें आपको पैरेललोग्राम पता होना चाहिए क्या होता है, और रोम्बस भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है रोम्बस। रोम्बस कैसे हम प्रूफ करेंगे? रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है,
चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। देखो चारों साइड्स इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर भी कहते हैं, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो ज़रूरी नहीं है, बस इतना कंपलसरी है कि वो चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बाकी स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ में चारों एंगल्स 90 डिग्री के भी होने चाहिए, तो जाके फिर वो स्क्वायर होता है। रोम्बस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री हो, बस चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। तो रोम्बस में चारों साइड्स हमें इक्वल दिखा देंगे, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर हमने चारों साइड्स को इक्वल दिखा दी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, ये सब इक्वल है, तो कह देंगे हम लोग कि ये क्या है, हमारे पास रोम्बस है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में गिवन हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में प्रूफ क्या करना है वो लिख देंगे, और क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें, अरे गिवन है हमें ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखने का तरीका है पैरेलल लाइन लिख दो और जी आर ए एम लिख दो। ठीक है, या फिर जी आर ए एम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पैरेलल लिख के ए एम लिख दो। ठीक है, जी एम लिख दो, सॉरी ए एम नहीं, जी एम, पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमें पैरेललोग्राम गिवन है, दे रखा है। इसका क्या मतलब हुआ, दिस एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी इक्वल होगा सी डी के। ठीक है, और दूसरी साइड कौन सी होगी, बी सी इक्वल होगी किसके, ए डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, आमने सामने की बजाय बराबर होती है, मैंने बताया अभी। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड काम आएगा हमारे। अभी प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज को शॉर्ट में आई ई हम लोग लिख देते हैं। इसका मतलब हमें ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, मतलब चारों साइड्स को अगर हम इक्वल दिखा देंगे तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करें, यहाँ पे हमें देखो पहला 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, ऐसा बिल्कुल डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा उससे मैच होगा। देखो 8 क्वेश्चन में हम करके आए थे, कोई भी एक ए एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो हमारे पास टेंजेंट है ए एस और ए पी सर्कल पर, दोनों इक्वल होंगी क्योंकि टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, हम जानते हैं। तो ए एस इज इक्वल्स टू ए पी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट लेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में, ए सेंस एक मिनट, ए पी इज इक्वल्स टू ए एस हमने लिखा, रीजन हम एक ही साथ लिख देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अच्छा, फर्स्ट तो उधर दे दिया ना, इसको थर्ड दिया हमने। अब कोई बी पॉइंट लेंगे, लेकिन लिखने का ध्यान रखना है, मैंने 8 क्वेश्चन में बताया आपको। बी पॉइंट से ए पी पहले हम लोग लिखेंगे, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। क्यों? क्योंकि हमने पहले ए पी लिख चुके हैं हम लोग, और ए पी ए बी का एक पार्ट है, और ए पी हमने पहले लिखा है तो ए बी का दूसरा पार्ट भी पहले आएगा, यानी कि बी पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, बी क्यू आएगा। इसको इक्वेशन 4 हमने नाम दिया। उसके बाद में देखो सी पॉइंट लेंगे हम लोग, सी पॉइंट में बी क्यू हमने पहले लिख चुके हैं, बी क्यू बाद में आ रहा है, तो सी क्यू भी कहाँ आएगा, बाद में। तो सी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 नाम दिया। और डी से हम लोग देखो सी आर हमारा पहले आ रहा है, तो डी आर भी कहाँ आएगा, पहले। डी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी एस। इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया हमने। आगे देखो क्या करना है, और इनका रीज़न क्या लिखेंगे, इक्वल टेंजेंट्स। ये सब क्या है, इक्वल टेंजेंट्स है। ठीक है, इक्वल टेंजेंट्स हमने इनका रीज़न लिख दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग
इक्वेशन थर्ड, 4, 5 एंड 6 सबको ऐड करेंगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू क्या होगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या करना है हमें। अभी मुझे पता है आप ढोलक की आवाज़ पे गौर कर रहे हो, ढोलक की आवाज़ पे फोकस नहीं करना है, फोकस यहाँ पे करना है। देखो आगे क्या करना है हमें, देखो AP और BP मिला के हमारे पास AB बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, या फिर ब्रैकेट में लिख लो, नहीं तो इधर दिक्कत आएगी फिर। यहाँ देखो CQ और DQ, हाँ प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए AP प्लस BP ब्रैकेट में लिखा हमने, CR प्लस DR ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि CR और DR जो हमारे पास है वो DC के ही पार्ट है। अच्छा, AS के साथ में और क्या आना चाहिए, DS, तो AS प्लस DS लिख देंगे, AS प्लस DS प्लस BQ, और कौन आएगा साथ में, CQ आ जाएगा। ऐसा कर चुके हैं हम लोग पहले। AP प्लस BP मिला के क्या बनता है हमारे पास, AB प्लस CR और DR मिला के क्या बनता है हमारे पास, CD बनता है, इज इक्वल्स टू AS और DS मिला के क्या बनता है, AS और DS मिला के हमारे पास AD बनता है, और BQ और CQ मिला के हमारे पास BC बन जाता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है। ठीक है, आगे अब हमें क्या करना है, देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो हमारी इक्वल होती है, उसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें एक्चुअल में करना क्या है, देखो ये इसके इक्वल है ऑलरेडी, ये इसके इक्वल है। अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को, मतलब दो करस्पॉन्डिंग नहीं, दो पास वाली साइड्स को हम लोग, दो एडजेसेंट साइड को हम लोग इक्वल दिखा दें, यानी कोई भी दो साइड ले सकते हैं, AB को इक्वल दिखा दें हम BC के, या फिर BC को इक्वल दिखा दें CD के, AB को इक्वल दिखा दें AD के, मतलब कोई भी दो पास वाली साइड्स को हम इक्वल दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये इक्वल है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 का होगा, हमने कर रखा है ना पहले। ठीक है, अगर हमने इसको इसके इक्वल दिखा दिया, किसी तरीके से इसको इसके इक्वल दिखा दिया, ये 4 का है तो ये भी कितने का होगा, 4 का। और जब ये 4 का है तो ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल दे रखा है रोम्बस में, उसमें पैरेललोग्राम में, तो ये भी फिर 4 का होगा। चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर की हुई कि नहीं हुई, यानी अगर हमें अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल दे रखी है तो कोई भी दो पास वाली साइड्स को इक्वल दिखा दो, हमारा काम हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग कह देंगे कि चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी दो साइड्स का टारगेट हमें लेकर चलना है। मैं यहाँ पे AB को इक्वल दिखाऊंगा BC के, तो हमें यहाँ पर AB और BC से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। देखो AB हमारे काम का है, BC हमारे काम का है, CD और AD किसी तरीके से गायब होना चाहिए और AB और BC ही रहना चाहिए। तो देखो CD किसके इक्वल है, इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, इसमें देखो CD इक्वल है AB के, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज AB प्लस CD की जगह हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल्स टू AD हमारे किसी काम का नहीं है, और AD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC प्लस BC। कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने लिखा। दिस इम्प्लाइज 2AB हो गया, ये 1AB और 1AB 2AB इज इक्वल्स टू BC प्लस BC कितना हो गया, 2BC हो गया हमारे पास। 2 से 2 कट गया ये, तो क्या मिला हमें, AB इज इक्वल्स टू BC। दो साइड्स को हमने इक्वल दिखा दिया, पास वाली साइड्स को, इसको हम लोग इक्वेशन 7 नाम दे देंगे। देखो अभी मैंने समझाया, दो साइड्स को, पास वाली साइड्स को इक्वल दिखा दो, ऑलरेडी हमें अपोजिट साइड्स इक्वल दे रखी है तो हम कह देंगे कि चारों साइड्स इक्वल होंगी। यहाँ हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड 7 इट इज़ क्लियर दैट कि चारों साइड्स इक्वल हैं। तो देखो यहाँ कर देता हूँ मैं आगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड सेवंथ क्या हो जाएंगी, चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू
CD इज इक्वल्स टू AD, चारों साइड्स इक्वल हो गई। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हैंस करके बस इतना और लिख दो कि हैंस ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना हमने 8 क्वेश्चन में किया था यहाँ तक, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें करना था इसमें, और तो कुछ भी नहीं है नया। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। 11 क्वेश्चन बहुत इजी है, और बाकी के जो केवल 9 क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लेवल का था, बाकी और कोई से भी क्वेश्चन में दम नहीं है ना। सारे क्वेश्चन समझने लायक है, अच्छे हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और आई होप सभी को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो फिर बताइए क्या कमी रही है, उस कमी को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।